Welcome to the second part of the introduction of Walt Whitman. This video is in continuation with the previous video, part 1, in which we have seen the childhood, family circumstances, and the initial career building of Walt Whitman. वॉल्ट विटमैन के जीवन परिचय की इस दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वॉल्ट विटमैन का जन्म, उनका बचपन, उनकी पारिवारिक स्थितियां और उनके करियर बनाने के जो शुरुआती दौर के दिन थे उनके बारे में देखा। इसके आगे हम देखते हैं, लेट्स सी आफ्टर दिस। वॉल्ट विटमैन वॉज अ ग्रेट ऑब्जर्वर. He spent his 36 years walking and witnessing in New York City and Long Island. वॉल्ट विटमैन बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से चीज़ों का अवलोकन करते थे, परिस्थितियों का निरीक्षण करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 36 साल न्यूयॉर्क सिटी और लॉन्ग आइलैंड को देखने और उसका सूक्ष्म परीक्षण करने में बिताए। He visited the theater recurrently. वो निरंतरता से थिएटर जाया करते थे। He was very fond of Shakespeare's plays. He had seen many plays of William Shakespeare and he had established a strong love of music, specifically opera. उन्हें विलियम शेक्सपियर के नाटकों का मंचन देखना बहुत पसंद था और उन्होंने विलियम शेक्सपियर के नाटक और ख़ास तौर से संगीत पर आधारित जो नाटक हुआ करते थे उनको देखना उन्हें बहुत पसंद था। He was a good reader. He did not sit idle. During these years, he had also read expansively at home and in the New York libraries, and he began investigating with a new style of poetry. पढ़ने के बहुत शौकीन थे वॉल्ट विटमैन और वो कभी भी फालतू नहीं बैठा करते थे, अपने समय को सुस्ती में नहीं बिताया करते थे। तो जब ये बीच का समय आया, जब उनकी पिछली नौकरी चली गई और नई नौकरी का कोई अभी बंदोबस्त नहीं हो पाया था, तब वो घर पर बैठ कर के पढ़ते थे, लाइब्रेरीज में पढ़ते थे और उन्होंने काव्य लेखन पर एक नए स्टाइल को आजमाना शुरू कर दिया। While a school teacher, printer and journalist, he had published emotion-based stories and poems in newspapers and widespread magazines. जब पहले वाले करियर के फेज में वो स्कूल टीचर थे, प्रिंटर थे, जर्नलिस्ट थे, उस समय पर वो इमोशन बेस्ड स्टोरीज, भावनात्मक कहानियाँ लिखा करते थे, कविताएं लिखते थे और उनको उन्होंने अखबारों में, समाचार पत्रों में और कुछ मैगजीन्स में छपवाया। His effort did not bring him much reward. लेकिन जो शुरू का उनका परिश्रम था उससे उन्हें कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं हो पाई थी। His literary creations showed almost no literary potential. उनका जो लिटरेरी आउटपुट था, जो साहित्य जगत को देन थी, उससे शुरू में उन्हें कोई भी उपलब्धि होती नहीं दिखी। Till about this time, he was a non-existent person in the literary world. और साहित्य जगत में उनका नाम और उनका अस्तित्व ना के बराबर ही था। लोगों को मालूम ही नहीं था कि वॉल्ट विटमैन नाम का भी कोई व्यक्ति है या लेखक है या वो कुछ करने के लिए साहित्य जगत में आया है। The first attempt resulted in a collection of poems in a new style. जो पहला अटेम्प्ट उन्होंने किया वो एक नए स्टाइल में पोएट्री कंपोज करने की कोशिश की। By the spring of 1855, Whitman had enough poems for a thin volume, but unfortunately he was not able to find a publisher. 1855 तक
उनके पास एक पतली सी वॉल्यूम छपवाने के लिए, संकलन छपवाने के लिए कुछ कविताएं तो इकट्ठी हो गई थीं, लेकिन इन कविताओं को छापने वाला कोई पब्लिशर उन्हें नहीं मिल रहा था। He sold a house and printed the first edition of Leaves of Grass at his own expense. जब उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था तो उन्होंने अपना ही एक मकान बेचा और लीव्स ऑफ ग्रास नाम के काव्य संकलन का पहला संस्करण उन्होंने अपने स्तर पे छापा। Under these circumstances, neither the publisher's name nor the author's name appeared on the first edition in 1855. इन परिस्थितियों में जो प्रकाशन हुआ, पब्लिकेशन हुआ, उसमें ना किसी पब्लिशर का, प्रकाशक का नाम था, ना किसी ऑथर का, लेखक का नाम था, इसलिए वो एक अलग किस्म का प्रकाशन बना। ओनली द कवर हैड अ पिक्चर ऑफ वॉल्ट विटमैन, केवल उसके कवर पेज पर वॉल्ट विटमैन का स्वयं का एक फोटो था। The collection did not receive a warm welcome from the readers or critics. इस काव्य संकलन को ना तो पाठकों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी और ना ही आलोचकों ने। But there was a bright side to the story. Leaves of Grass was sincerely applauded by the poet and essayist Ralph Waldo Emerson, who wrote to Whitman on receiving the poems that it was the most extraordinary piece of wit and wisdom America had yet contributed. So he got noticed for his work by R.W. Emerson. ये इस कलेक्शन को क्योंकि रीडर्स ने, पाठकों ने और आलोचकों ने किसी भी तरह की अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, तो थोड़े से एक निराशाजनक स्थिति तो उत्पन्न हुई, लेकिन इसी निराशा में एक उजाले की कोई किरण और पैदा हुई। वो ये थी कि लीव्स ऑफ ग्रास की पहली प्रति पढ़ने के बाद कवि और निबंधकार रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने विटमैन को लिखा कि उन्होंने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतनी विलक्षण कृति इससे पहले नहीं देखी, जिसमें विट है, विजडम है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें विवेक है, जिसमें कुछ सब्सटेंस है जो इमर्सन को दिखाई दे रहा है। इसलिए सबसे पहले वो इमर्सन की नोटिस में आए। Whitman continued working his new style of writing in his private notebooks. Whitman ने अपनी खुद की नोटबुक्स में लिखना शुरू कर दिया। With this effort, he was able to accomplish a lot. अब इस पद्धति से जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो वो काफ़ी अच्छा लिख पा रहे थे। In 1856, the second edition of Leaves of Grass appeared. Leaves of Grass नाम के काव्य संकलन का दूसरा संस्करण 1856 में निकल के आया। This collection was improvised and it had revisions of the poems of the first edition and a new one, the Sundown poem. Later on, this poem was retitled as Crossing Brooklyn Ferry. ये जो द्वितीय संस्करण था, ये पहले संस्करण का सुधरा हुआ रूप था और इसमें एक नई कविता भी थी जो सनडाउन पोएम के नाम से इसमें शामिल की गई और बाद में इसी कविता का नाम बदल करके क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी रखा गया। द सेकेंड एडिशन डिड नॉट रीप अ रिच हार्वेस्ट, लेकिन पहले संस्करण की तरह ही इस द्वितीय संस्करण को भी कोई बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इट वॉज ऑल्सो एन इकोनॉमिक कैटेस्ट्रॉफ, आर्थिक दृष्टि से भी ये एक बहुत बड़ा हादसा साबित हुई। द disappointed Whitman had to re-edit a daily newspaper, the Brooklyn Times.
Things became worse and he was unemployed by the summer of 1859. अब ये हुआ कि उनका क्योंकि द्वितीय संस्करण भी पिट गया तो उनके पास फिर वही आर्थिक तंगी का दौर आ गया और 1859 तक वो बिल्कुल अपने रोजी रोटी के मामले में बेरोजगार कहे जा सकते हैं. In 1860, a Boston publisher brought out the third edition of Leaves of Grass. इसके बाद 1860 में एक पब्लिशर ने लीव्स ऑफ ग्रास का तीसरा संस्करण छापने की सोची. This edition was comparatively enlarged and repositioned. ये जो तीसरा संस्करण था ये पहले और दूसरे संस्करण से बड़ा भी था और इसमें सारी की सारी जो छापने वाली सामग्री थी उसको दोबारा से एक नए सिरे से सही क्रम में लगाया गया था. Whitman's hardships continued in spite of the third edition. अब इस तीसरे संस्करण के बाद भी विटमैन की मुसीबतें कम नहीं हुई. द आउटब्रेक ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर लिक्विडेटेड द फर्म. उनकी जो जिस कंपनी ने जिस पब्लिशर ने उनके तीसरे संस्करण को छापा था उस पब्लिशर की कंपनी पिट गई क्योंकि अमेरिकन सिविल वॉर उस समय पे आ गया था. The 1860 volume contains the Calamus poems which record a personal crisis of some intensity in Whitman's life, a seeming homosexual love affair about which nobody knows whether it was imagined or real. 1860 वाली जो संकलन था उसमें कैलेमस पोएम्स थी जो कि वॉल्ट विटमैन के व्यक्तिगत जीवन के उठापटक उनकी व्यक्तिगत परेशानियों पे आधारित थी. इसमें एक और तत्व जुड़ा हुआ था, वो था होमोसेक्सुअल लव अफेयर, समलैंगिक प्रेम संस्करण. इस समलैंगिक स्थिति के बारे में किसी को नहीं मालूम है कि ये वॉल्ट विटमैन के वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई कोई घटना है या ये केवल एक कल्पना मात्र है. It also contained premonition which was later entitled Starting from Pomona. इसी में प्रीमोनिशन नाम की कविता थी जिसको बाद में Starting from Pomona नाम दिया गया, which accounts the ferocious emotions that often exhausted the poet's strength. इस कविता में पोएट की कवि की हिम्मत उसके साहस के क्षीण होने का कुछ अंश मिलता है. Then there was a word out of the sea which was later entitled Out of the Cradle Endlessly Rocking. इसके साथ ही अ वर्ड आउट ऑफ द सी नाम की कविता थी जिसका बाद में बदलकर शीर्षक रखा गया आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग. दिस पोएम अराउज्ड सम सोम्बर मूड्स ऑल्सो. एज आई एब्ड विद द ओशन ऑफ लाइफ, chants democratic, effaced Adam, messenger leaves and thoughts were more in the poet's earlier vein. In this manner, he continued to compose poems in his new and original style. इसके साथ ही ये जो कविता थी ये पोएट का एक गहन मूड जिसमें थोड़ी निराशा भी थी, थोड़ी हताशा भी थी, वो इसमें दिखाई देता है. इसके साथ ही एज आई एब्ड विद द ओशन ऑफ लाइफ, chants democratic, effaced Adam, messenger leaves and thoughts, ये कुछ और कविताएं थीं जो कि लेखक के पुराने वाले मूड, जो इसका ओरिजिनल मूड था, मूल व्यक्तित्व था, वो इसमें देखने को मिलता है. वॉल्ट विटमैन के परिचय को देखने के साथ ही हमें कुछ शब्द और कुछ शब्द समूह देखने हैं जो कि हमें इसकी जीवन की द्वितीय हिस्से को समझने में बहुत सहायक होंगी. Let us take a look at the glossary of important words and phrases which will help us understand the second part of the introduction of Walt Whitman. Observer, spectator,
विटनेस ऑनलुकर, दर्शक अवलोकनकर्ता, स्पेंट एक्सपेंडेड कंज्यूम्ड, खर्च किया बिताया, थिएटर स्टेज ऑन विच ड्रामास आर एनेक्टेड, रंगमंच जिस पर नाटक इत्यादि का मंचन किया जाता है, विटनेसिंग सीइंग ऑब्जर्विंग, प्रत्यक्ष दर्शन करना, एकाग्रचित्त होकर देखना, आइलैंड अ लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर, टापू जल से घिरा हुआ पृथ्वी का टुकड़ा, विजिटेड गो टू सी अ प्लेस, भ्रमण करना, जाकर देखना, थिएटर अ बिल्डिंग वेयर ड्रामा परफॉर्मेंसेस आर एनेक्टेड, रंगमंच नाटकशाला, recurrently, repeatedly और periodically, पुनरावृत्त होने वाला, प्ले ड्रामा नाटक, established, well known, पूर्ण रूप से स्थापित, ओपेरा a drama set to music and dance intermittently, नृत्य नाटिका, idle, lazy और sluggish, आलसी, investigate, explore, inspect, examine carefully, गहन जांच पड़ताल करना, reward, prize, congratulatory award, पारितोषिक या इनाम, नॉन एग्जिस्टेंट, दैट विच डज नॉट हैव एनी प्रेजेंस, दैट इज विच इज एब्सेंट, जिसका अस्तित्व ही न हो, वॉल्यूम अ वॉल्यूम इज अ फिजिकल बुक, अ सिंगल बुक दैट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर कलेक्शन, किसी बड़े समूह का अंक या खंड, पुस्तक श्रृंखला का अंश, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं, एडिशन, वर्जन, पब्लिकेशन, संस्करण, अपलॉडेड, हाईली प्रेज्ड, मच एडमायर्ड, प्रशंसनीय, जिसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की गई हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सीडिंग द नॉर्मल लिमिट्स, सामान्य से उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, एकम्प्लिश, कंप्लीट और फिनिश, पूर्ण करना या संपन्न करना, इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रूव्ड, मेड बेटर देन बिफोर, मूल रूप से सुधरा रूप, रिविजन, मॉडिफिकेशन या परिशोधन, रीटाइटल्ड, गिवन अ न्यू नेम और टाइटल, पुनः नामांकरण करना, कैटास्ट्रॉफ, डिजास्टर, कैलेमिटी, डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन, तबाही, दुर्घटना या विनाश, डिसअपॉइंटेड, डिससैटिस्फाइड, अपसेट, निराश या हतोत्साहित, एनलार्ज्ड, मेड बिगर और लार्जर देन बिफोर, आकार में पहले से बड़ा किया हुआ, repositioned, put on a new position, नए सिरे से स्थापित किया हुआ, पुनर्स्थापित, आउटब्रेक, आउटबर्स्ट, एपिडेमिक, ब्लास्ट और एक्सप्लोजन, प्रकोप, विस्फोट या धमाका, लिक्विडेट, एलिमिनेट बाय पेइंग ऑफ, रीपे,
डिसबर्स और पे अप, चुकाना या नष्ट करना या मिटा देना या भरपाई करना। हार्डशिप्स, डिफिकल्टीज, एडवर्सिटीज, डिस्ट्रेस, मिजरी, कष्ट, कठिनाई या क्लेश। क्राइसिस, डिजास्टर और कैलेमिटी, संकट का समय। इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ, पावर, सिवियरिटी और शार्पनेस, तीव्रता, गहनता अथवा आधिक्य। होमोसेक्सुअल, sexually attracted to members of one's own sex। समलैंगिक, अपने ही लिंग वाले के प्रति आकर्षित होने वाला। एग्जॉस्टेड, टायर्ड, फटीग्ड, थका हुआ या क्षीण। अराउज्ड, स्टिम्युलेटेड और स्टर्ड, जगाया हुआ। ओरिजिनल, फर्स्ट मेड, फ्रेश मेड, प्राइम, जेन्युइन और फैक्चुअल। ओरिजिनल, फ्रेश मेड, फर्स्ट मेड, प्राइम, जेन्युइन, फैक्चुअल। मूल, वास्तविक अथवा असली। यहां हम देखते हैं कि वॉल्ट विटमैन का जीवन परिचय संघर्ष से भरा हुआ था और उनके जीवन में निरंतर उठापटक चलती रही। We find that Walt Whitman had a very irregular and very suffocating and challenging life. Still he did not give up. फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस तरह से वो एक बहुत बड़े लेखक बने। This is how he became a great writer. This is the second part of the introduction of Walt Whitman. Now we have to see the poems of Walt Whitman, which will be seen in the following videos. हमने अभी वॉल्ट विटमैन का जीवन परिचय देखा। इसके बाद हम वॉल्ट विटमैन के और कविताएं और उनकी समीक्षा देखेंगे, जो कि आगामी वीडियोस में देखने को मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू।